HIS-103 थर्ड यूनिट। गुप्त राजवंश। तीसरी शताब्दी ईस्वी में उत्तर भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ। मगध में जहाँ गुप्त राजवंश का उदय हुआ, वहीं बाफाटक वंश का अस्तित्व प्रकाश में आया। लगभग इसी समय भारत में नाग वंश राज कर रहा था। ये तीनों वंश परस्पर वैवाहिक संबंधों में बंधे थे। प्रारंभिक शासक। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में निम्न शासकों से प्रारंभ होता है। नंबर 1, श्रीगुप्त या आदिगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त का नाम आता है। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। नंबर 2, घटोत्कच गुप्त। इसने भी केवल महाराज की उपाधि धारण की थी। नंबर 3, वंश के तीसरे शासक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम का नाम लिया जाता है। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। प्रतीत होता है कि प्रथम दो शासकों की उपाधि महाराज उनके सीमांत होने की प्रतीक थी, जबकि इस वंश के तीसरे नरेश चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने वंश को प्रतिष्ठा प्रदान की। इसका साम्राज्य प्रयाग से मगध तक विस्तृत था। कूटनीतिक तथा वैवाहिक संबंधों द्वारा इस शासक ने अपने राज्य को सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। हम जानते हैं कि लिच्छवी प्राचीन भारत के अत्यंत सम्मानित क्षत्रिय कुलों में से एक थी। इस वंश के साथ संबंध स्थापित होने के गौरव को समुद्रगुप्त को गर्व से लिच्छवी क्षत्रिय कहकर व्यक्त करता है। समुद्रगुप्त। कौशाम्बी से प्राप्त प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों के विषय में ज्ञात होता है। प्रशस्ति के 7वें श्लोक से समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रारंभ होता है, किंतु प्रशस्ति इन समस्त अभियानों के विषय में कई सूचना नहीं देती। किंतु तर्क संगत यही प्रतीत होता है कि उसमें सबसे पहले पास के प्रदेश जीते होंगे और बाद में दूर के। प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त के अभियानों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, प्रयाग प्रथम आर्यावर्त का युद्ध। प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त द्वारा किए प्रथम सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है। इसमें उन नरेशों के नाम मिलते हैं जो उत्तर भारत के प्रथम अभियान के दौरान समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किए गए थे। नंबर 1, अच्युर। इतिहासकारों का अनुमान है कि अहिछत्र का शासक था, जिसकी पहचान बरेली स्थित रामनगर से की जाती है। इस क्षेत्र से अच्युर की मुद्राएं भी मिलती हैं। नंबर 2, नागसेन। यह भी एक नागवंशीय शासक था, जिसकी पहचान बाणभट्ट के हर्षचरित नागसेन की जाती है। इसकी राजधानी पद्मावती आधुनिक ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आती थी। इस क्षेत्र से नागसेन की मुद्राएं किया। नंबर 3, गा। प्रयाग प्रशस्ति में जहाँ नागसेन का नाम लिखा मिलता है, इसके आगे भाग नष्ट हो गया है। कुछ विद्वान यहाँ पर गा वर्ण पढ़ते हैं और यह मानते हैं कि इस स्थान पर गढ़परिनाग नाम लिखा हुआ था। इसके क्षेत्र से गणपत नामधारी मुद्राएं उत्खनन से प्रकाश में आई हैं। नंबर 4, कोत कुलज। इस शब्द का तात्पर्य है कोत वंश में जन्म, अर्थात प्रशस्ति में राजा के नाम की जगह उसके वंश का नाम दिया गया है। पूर्वी पंजाब और दिल्ली के क्षेत्र से कोत के नाम की मुद्राएं प्रकाश में आई हैं। यह नरेश भी संभवतः इसी क्षेत्र से संबंधित रहा होगा। आर्यावर्त के प्रथम अभियान के पश्चात प्रयाग प्रशस्ति दक्षिणापथ के सैन्य अभियान का वर्णन करती है, जिसमें समुद्रगुप्त द्वारा 12 राजाओं को पराजित किया गया था। इनमें से कुछ प्रमुख राजाओं के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, कौशल का महेंद्र। नंबर 2, महाकांतार का व्याघ्रराज।
नंबर 3 कौशल का मंटराज, नंबर 4 पिष्टपुर का महेंद्र, नंबर 5 कोंटूर का स्वामीदंत, नंबर 6 एरंडपल का दमन, नंबर 7 कांची का विष्णुगुप्त आदि। नंबर 2 आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध। प्रशस्ति दक्षिणापथ के विजय अभियान के दौरान पुनः उत्तरापथ के 9 राजाओं का उल्लेख करती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 रुद्रदेव, नंबर 2 गातिल, नंबर 3 नागदंत, नंबर 4 चंद्रवर्मा, नंबर 5 गणपतनाग, नंबर 6 नागसेन, नंबर 7 अच्युर, नंबर 8 नंदी और नंबर 9 बलवर्मा। इसके अतिरिक्त प्रयाग प्रशस्ति में आटविक अथवा वर्ण प्रदेश, सीमांत प्रदेश अथवा पश्चिमी और पूर्वी सीमांत तथा कुछ विदेशी शासकों का भी उल्लेख हुआ है। हर्षेस द्वारा लिखित समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में नरेश के सैन्य अभियानों का वर्णन करती है, बाकी उसकी नीतियों का भी उल्लेख करती है, जिसके द्वारा समुद्रगुप्त ने अपने अधीन विजित प्रदेशों को अपने आधिपत्य में रखा और साथ ही विदेशी शासकों से कूटनीतिक और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से 415 ईस्वी। समुद्रगुप्त के गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम प्राप्त होता है। इसके 2 अन्य भी नाम मिलते हैं, देवराज या देवगुप्त। चंद्रगुप्त के पूर्व रामगुप्त नामक एक निर्बल शासक का उल्लेख विशाखदंत के नाटक देवी चंद्रगुप्ता में प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तथा महरौली लेख के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पश्चिम में सिंध प्रदेश और पूर्व में बंगाल विजय की गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गुजरात और मालवा के शकों का उन्मूलन किया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र से चंद्रगुप्त द्वितीय के चांदी के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। पीएल गुप्ता पुराणों में वर्णित देवरक्षित नामक राजा से चंद्रगुप्त द्वितीय का समीकरण स्थापित करते हैं। पुराणों में देवरक्षित को ताम्रलिपि अथवा बंगाल और पुरी का विजेता बताया है। इस आधार पर बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र उसके अधीन माना जा सकता है। अपने विवाह संबंधों के लिए भी चंद्रगुप्त द्वितीय विख्यात है, जिसके द्वारा उसने अपने राज्य को राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया था। उसने नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। उससे उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। इसके अतिरिक्त कुंतल राज्य अथवा मैसूर के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, जिसका प्रमाण श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ में मिलता है। कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी। इस नरेश का नाम एक अन्य इंद्र या महेंद्र भी मिलता है। कुमारगुप्त की प्रथम ज्ञात तिथि अभिलेखों के अनुसार 415 ईस्वी है, जबकि उसके पिता चंद्रगुप्त की अंतिम ज्ञात तिथि 412 ईस्वी है। संभवतः है कि कुमारगुप्त प्रथम अपनी ज्ञात तिथि से 2 या 3 वर्ष पूर्व ही सिंहासन पर विराजमान हो गया है। उसकी रजत मुद्राओं से उनकी अंतिम ज्ञात तिथि 455 ईस्वी मिलती है। इस प्रकार उसने 40 वर्ष राज किया। गुप्त अभिलेख कुमार प्रथम को चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का पुत्र बताते हैं, किंतु वैशाली से प्राप्त एक राजमुद्रा पर उनके एक अन्य पुत्र गोविंद गुप्त का नाम भी मिलता है। गोविंद गुप्त का उल्लेख गंधसोर के अभिलेख में भी आता है। गुप्त वंश गोविंद गुप्त का क्या स्थान था, इसको लेकर विद्वानों में परस्पर मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार वह कुमारगुप्त प्रथम का विरोधी भाई था, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर कुमारगुप्त के साथ युद्ध किया था। किंतु एक अन्य प्रांत के अनुसार
गोविंद गुप्त अपने पिता अर्थात चंद्रगुप्त के काल में वैशाली का गवर्नर था और जब कुमार गुप्त गद्दी पर बैठा तब गोविंद गुप्त मालवा का राजा बनाया गया। कुमार गुप्त की एक उपाधि महेंद्र थी। उसको एक स्वर्ण मुद्रा पर अश्वमेघ महेंद्र लिखा हुआ प्राप्त होता है। कुछ गुप्त प्रथम के 13 अभिलेख अभी तक प्रकाश में आ चुके हैं और उस आधार पर बंगाल, उत्तर प्रदेश, कामरूप अथवा असम, मालवा, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कलिंग और महिषक अथवा उड़ीसा, इस प्रकार हिमाचल से विंध्याचल और सौराष्ट्र से बंगाल तक का क्षेत्र कुमार गुप्त के अधीन था। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। रमेश चंद मजूमदार का कथन है कि कुमार गुप्त प्रथम की मृत्यु के उपरांत गुप्त राजकुमारों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, क्योंकि भीतरी और बिहार स्तंभ लेख जहां स्कंदगुप्त को कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी और पुत्र बताते हैं, वहीं वंशावली से प्राप्त एक राज्य मुद्रा पर कुमार गुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी के रूप में पुरगुप्त का नाम प्राप्त होता है। किंतु राय चौधरी जैसे विद्वान उत्तराधिकार के युद्ध को स्वीकार नहीं करते हैं। इनका मानना है कि कुमार गुप्त प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र स्कंदगुप्त था। पहले उसने राज्य किया, उसकी मृत्यु उपरांत उसका भाई पुरगुप्त उसका राजा बना था। हम जानते हैं कि स्कंदगुप्त को राज्य अवधि का प्रारंभिक भाग अशांत था। भीतरी लेख से ज्ञात है कि कुमार गुप्त प्रथम के मरते ही गुप्त वंश की लक्ष्मी विचलित हो उठी और इस विचलित कुललक्ष्मी को स्कंदगुप्त ने अपने बाहुबल से पुनः स्थापित किया था। इस क्रिया में उसे पूरी रात युद्ध भूमि में सोकर गुजारनी पड़ी थी। उक्त पंक्तियों का अर्थ विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग संदर्भों में दिया है, किंतु कुछ विद्वानों का मत है कि इन पंक्तियाँ उत्तराधिकार के मत का वर्णन है, जबकि विद्वानों का दूसरा वर्ग मानता है कि इन पंक्तियों में नर्मदा नदी के मुहाने पर बसने वाली जाति पुष्यमित्रों का उल्लेख है, जिन्होंने कुमार गुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद या उसके राज्य के अंतिम वर्षों में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था और उसे बहुत अधिक क्षति या हानि पहुंचाई थी। स्कंदगुप्त द्वारा इन पुष्यमित्रों को पराजित करके अपने वंश की मर्यादा पुनः स्थापित की गई थी। स्कंदगुप्त के काल में दूसरा प्रमुख आक्रमण हूणों का था। उल्लेखनीय है कि स्कंदगुप्त ने न केवल हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था, बल्कि उनको गुप्त साम्राज्य की सीमा के बाहर भी खदेड़ दिया, किंतु उत्तर पश्चिम भारत में हूणों की सत्ता बनी रही। स्कंदगुप्त के काल की तीसरी घटना कुछ विद्वानों के अनुसार वाकाटकों के आक्रामक प्रयासों से भी है, किंतु वाकाटक भी स्कंदगुप्त के काल में गुप्त साम्राज्य की कोई हानि न पहुंचा सके। इस प्रकार स्कंदगुप्त ने न केवल आंतरिक बल्कि बाह्य आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य की रक्षा की। गुप्त प्रशासन। गुप्त सम्राटों ने प्रशासन का एक विशद और सुव्यवस्थित ढांचा खड़ा किया था, जिसको हम मोटे तौर पर निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 केंद्रीय प्रशासन, नंबर 2 प्रांतीय प्रशासन, नंबर 3 जिला प्रशासन, नंबर 4 नगर प्रशासन, नंबर 5 ग्राम प्रशासन। नंबर 1 केंद्रीय प्रशासन। गुप्त सम्राटों के अधीन राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी, जिसका केंद्र बिंदु स्वयं राजा होता था। राजा की सहायता के लिए उच्चतम अधिकारियों का एक पूरा वर्ग विद्यमान था, जिन्हें कुमारामात्य नाम से जाना जाता था। अनेक उच्चाधिकारियों इस वर्ग से आते थे: महाबलाधिकृत, महाप्रतिहार, महादंडनायक, दंडपाशिक आदि। नंबर 2 प्रांतीय प्रशासन। पूरा साम्राज्य कई देशों में विभक्त था। यह देश आधुनिक प्रांतों के समान होते थे। राजवंश के राजकुमार इन देशों में सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में
राज्यपाल के तौर पर नियुक्त होते थे, जिन्हें गोप्ता या उपरी कहा जाता था। जिला प्रशासन। देश अनेक जिलों में बांटा जाता था, जिन्हें विषय कहते थे। जिला प्रशासन का मुखिया विषयपति जिलाधिकारी कहा जाता था। उसके अतिरिक्त श्रेष्ठी, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ आदि भी जिला प्रशासन में सम्मिलित थे। प्रशासन से संबंधित समिति के सारे सदस्य महांतर कहे जाते थे। नंबर 4, नगर प्रशासन। नगर को पुर भी कहा जाता था। प्रशासन पुरपाल नामक अधिकारी के द्वारा किया जाता था। ग्राम प्रशासन। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती थी, जिसका मुखिया ग्रामिक या ग्रामयक कहलाता था। पंचायत ग्राम की सुरक्षा, निर्माण, संचय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों का कार्य करती थी। किसी ग्राम की भूमि के क्रय विक्रय के लिए ग्राम पंचायत की अनुमति आवश्यक होती थी।